नमस्कार साथियों, अगर आपसे कोई पूछे क्या इस दुनिया में एक और इंसान लाना हमेशा एक अच्छा काम होता है, तो शायद आप बिना सोचे कहेंगे हाँ, क्यों नहीं। लेकिन आज हम एक ऐसे दर्शन की बात करेंगे जो इसी सवाल को पूरी ताकत से चुनौती देता है। जी हाँ, इस विचारधारा का नाम है एंटी नेटलिज्म, यानी जन्म के खिलाफ दर्शन। एंटी नेटलिज्म का सीधा सा अर्थ है नए जीवन को जन्म ना देना। यह एक नैतिक विकल्प हो सकता है। अब इस विकल्प की परिकल्पना हम मनुष्य ही सोच सकते हैं, क्योंकि बुद्धि चित्त हमारे पास है। हम अच्छे बुरे को समझ सकते हैं। यह दर्शन यह नहीं कहता कि जीवन बेकार है, बल्कि यह पूछता है क्या हमें किसी और को इस संघर्षपूर्ण दुनिया में लाने का अधिकार है। शुरुआती दार्शनिक विचारधाराएं प्राचीन बौद्ध और जैन दर्शन में जीवन को दुख की अवधारणा दिखाया गया है, लेकिन आधुनिक एंटीनेटलिज्म के शुरुआती विचारक माने जाते हैं आर्थर शोपेनहावर को। एक जर्मनी के दार्शनिक हैं 18वीं सदी के, जिनका मानना था कि मानव जीवन मूलतः पीड़ा से भरा हुआ है। और आज के समय में डेविड बैनाटर उनकी किताब बेटर नेवर टू हैव बीन पूरी दुनिया में इस विचार पर बहस की आधारशिला बनाए हुए है। आइए समझते हैं कुछ उदाहरण से कि जीवन श्रृंखला को कितने सीमा तक बढ़ाया जा सकता है और प्राकृतिक उसे कैसे खुद ही खत्म कर दे। पृथ्वी के नीचे दबे हुए, पहाड़ों की कंदराओं में छिपे हुए और समुद्र की तलहटी में खोजे गए ऐसे बहुत से पशुओं के अस्थि पंजर मिले हैं जिनका अब कोई भी निशान शेष नहीं रह गया। वे कभी थे। आज से 10 लाख साल पहले पृथ्वी बहुत से सरीसृपों से भरी थी, सरकने वाले जानवरों से भरी थी, लेकिन आज हमारे घर में छिपकली के अतिरिक्त उनका कोई प्रतिनिधि नहीं रह गया। छिपकली भी बहुत छोटा प्रतिनिधि है। 10 लाख साल पहले उसके पूर्वज हाथियों से भी 5 गुना और 10 गुना बड़े हुआ करते थे। वे सब कहां गए? इतने शक्तिशाली पशु पृथ्वी से कैसे विनष्ट हो गए? किसी ने उन पर हमला किया? किसी ने एटम बम या हाइड्रोजन बम गिराया? नहीं ना। उनके खत्म हो जाने की बड़ी अद्भुत कथा है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो समाप्त हो जाएंगे। वे समाप्त हो गए। अपनी संतति के बढ़ जाने के कारण वे इतने ज्यादा हो गए कि पृथ्वी पर जीना उनके लिए असंभव हो गया। भोजन कम हो गया, पानी बहुत कम हुआ, लिविंग स्पेस कम हो गया, जीने के लिए जितनी जगह चाहिए वह सब कम हो गई। उन पशुओं को बिल्कुल आमूल मिट जाना पड़ा। अब आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि शुरू में मेरे पास बहुत थोड़े लोग थे, 10-15 लोग। और 10-15 लोगों से कैसे एडोल्फ हिटलर हुकूमत तक पहुंचा, वह बड़ी अजीब कथा है। उसने लिखा है कि मैं अपने 15 लोगों को लेकर सभा में पहुंचता था, 15 लोगों को अलग अलग कोनों पर खड़ा कर देता था, और जब मैं बोलता था तो उन 15 लोगों को पता था कि कब ताली बजानी है। वे 15 लोग ताली बजाते थे, बाकी भीड़ उनके साथ हो जाती थी, बाकी भीड़ भी ताली बजाती थी। कभी आपने ख्याल किया है कि जब आप ताली बजाते हैं भीड़ में, तो आप नहीं बजाते, भीड़ बजवा लेती है। जब आप हंसते हैं भीड़ में, तो आप नहीं हंसते, भीड़ आपको हंसवा देती है। भीड़ संक्रामक है, वह कुछ भी करवा लेती है, क्योंकि वह व्यक्ति को मिटा देती है। वह जो व्यक्ति की आत्मा है, वह जो उसका अपना होना है, उसे पोंछ डालती है। अगर पृथ्वी पर भीड़ बढ़ती चली गई तो व्यक्ति विदा हो जाएंगे। और यही वो कारण है जिसमें हमारा समाज इंसानों को और पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, समाज को मजबूत करने पर जोर देता है। कोई विशेष धर्म पंथ की बात नहीं है, ये सभी धर्म संगठन आपसे करवाना चाहते हैं। ये जो ऊपर के मेरे जो दो उदाहरण थे ना दोस्तों, प्राकृतिक वाला और एक जो एडोल्फ हिटलर वाला, ये आपको समझ आएगा पूरा वीडियो के बाद। हमारे समाज में एक गहरी धारणा है, बिना बच्चे जीवन अधूरा है, लेकिन इतिहास कुछ और ही कहता है। ऐसे महान लोग भी हैं जिनके बच्चे नहीं थे, जैसे आइजैक न्यूटन, जिन्हें आधुनिक विज्ञान की नींव माना गया, जैसे निकोला टेस्ला, जिन्हें भविष्य का वैज्ञानिक समझा गया, इमैनुअल कांट, एक नैतिक दर्शन के स्तंभ माने गए, स्वामी विवेकानंद, आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक माने गए, और मदर टेरेसा, मानवता की मिसाल समझी गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आपके आसपास के परिवेश में भी होंगे जिनके कोई संतान नहीं है और वो अपना नाम बहुत ही शीर्ष पर लिख के गए हैं। वो कहते हैं ना, इन सब ने साबित किया कि बच्चे पैदा करना योगदान की शर्त नहीं, बल्कि चेतना और कर्म ही पहचान बनाते हैं।
कि जरूरी नहीं जिसका पिता महान हो उनकी संतान भी महान होगी। इसके भी बहुत से उदाहरण आप अपने आसपास के परिवेश में देख सकते हैं। अब आइए समझते हैं विकासशील देशों की असली समस्या को, जनसंख्या विस्फोट। भारत जैसे विकासशील देशों में लगभग हर समस्या की जड़ पॉपुलेशन अनकंट्रोल यानी कि जनसंख्या वृद्धि को ही माना गया है, जैसे कि बेरोजगारी, नौकरियां तो सीमित हैं, प्रतियोगिता अनगिनत है, डिग्रियां बेकार हो रही हैं क्योंकि डिग्रियां आपको कहीं से भी मिल जा रही हैं, तो इससे बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार, संसाधन कम है, लाइन बहुत लंबी ज्यादा है, किसी कहीं भी आप चले जाइए, रेलवे स्टेशन, बैंक, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर पे आप चले जाइए, हॉस्पिटल में आपको लाइन मिलेगा। ये सब चीजें जनरेट करती हैं रिश्वत के सिस्टम को। एक फास्ट ट्रैक सिस्टम बन जाता है, लोग खुद से पैसा देना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिल रहा है। तीसरा है स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पताल बहुत कम है, डॉक्टर कम है, मरीज बहुत ज्यादा है, डॉक्टर थके हुए हैं, सिस्टम टूटा हुआ है। चौथा है शिक्षा, क्लास में 40 बच्चे, 50 बच्चे, कहीं कहीं 80 बच्चे और टीचर एक, पढ़ाने वाले एक। इससे क्या होगा? शिक्षा की गुणवत्ता कम होगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ भीड़ बढ़ रही है। जनसंख्या और लोकतंत्र का खेल। हमें सिखाया गया है कि लोकतंत्र का मतलब है जनता की शक्ति, है ना? लेकिन जब जनता बहुत ज्यादा हो जाए तो लोकतंत्र बन जाता है भीड़ तंत्र। नेता नीति नहीं संख्या देखते हैं, वोट बैंक बनाते हैं, नागरिक नहीं भावनाएं भड़कती हैं, सोच मरती है। जब लोग ज्यादा होते हैं तो इंसान सस्ता हो जाता है। दोस्तों, अभी तक की ये जो सारी समस्याएं हैं ये विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्याएं रही हैं, जिसमें सबसे पहला है जनसंख्या विस्फोट। उन्हीं से ये सारी समस्याएं आगे बढ़ती जाती हैं। अब ये जो एंटी नेटलिज्म है ये हमसे यही तो सवाल पूछ रहा है ना, जो आने वाली समस्याओं का सारे कारण बनती हैं। क्या जन्म लेना किसी की सहमति से होता है? आप सोचिए, उत्तर क्या है? नहीं। अब इसका दार्शनिक तर्क समझते हैं। जन्म बिना अनुमति के होता है ना, दुख तो निश्चित हो जाती है, सुख अनिश्चित है। अगर कोई पैदा ही नहीं होगा तो उसे दुख कैसा होगा? उसे कोई पीड़ा ही नहीं होगी, कोई अधिकार नहीं छीना गया। लेकिन अगर पैदा हुआ तो उसको क्या क्या चीजें देखना पड़ेगा? बीमारियां, गरीबी, मानसिक तनाव, सामाजिक असमानता, सब संभावनाएं नहीं है दोस्तों, ये वास्तविकता है। और ये सब आप अपने आसपास के परिवेश में भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई एक बार पैदा होगा तो ये जो मैं बताया हूं ये चीजें कंफर्म है कि ये होगा। क्योंकि खुशी अनिश्चित है, दुख निश्चित है। आप कितनों भी पैसे वाले रहेंगे, आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक दुख होगा। आप इसे उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल और फिर पूरे भारत के आम नागरिकों के जन्म से लेकर मृत्यु के पूरे जीवन काल का विश्लेषण करके भी समझ सकते हैं। आपको मैं जो बता रहा हूं ये पूरा दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब आज के मेरे युवा साथियों से एक सीधी सी बात है, EMI में हम फंसे हुए हैं, कैरियर अस्थिर है, मानसिक स्वास्थ्य से हम जूझ रहे हैं, पर्यावरण का संकट एकदम सामने है, और फिर भी समाज कहता है अब शादी करो, बच्चे करो। एंटी नेटलिज्म कहता है अगर तुम तैयार नहीं हो तो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और नैतिक रूप से तो बच्चे पैदा करना जरूरी नहीं है। यह कोई अपराध नहीं है बल्कि एक जिम्मेदार निर्णय है। किसी जमाने में बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे जिन माता पिताओं के, तो वो आने वाली जो पीढ़ियां थी जिनके कम बच्चे होते थे उनको वो हंसते थे, वो बोलते थे अरे इतने कम बच्चे क्यों। वैसे जो अब जो कम बच्चे वाले माता पिता हैं जिनके अब सिर्फ 2 या 1 हो गए हैं, वो अब ये नए जनरेशन की जो ये थॉट है इसके भी अगेंस्ट होंगे, है ना? लेकिन हमें उन चीज़ों को समझाना होगा कि हम कंप्लीट उसको ऑब्स्ट्रैक्ट या बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर कोई जो कपल है या कोई जो है इंसान जो नहीं चाहता कि ये जो दुख का जो सीक्वल है, ये दुख की जो आने वाली जो भविष्य की जो सब परेशानियां हैं ये मेरे बच्चे ना देखे, या मैं उसको अच्छे से परवरिश नहीं कर सकता हूं, तो उसका अधिकार है कि वो बच्चे ना रखे। ये तर्क वितर्क इसी बात पे चल रहा है। अब आइए समझते हैं सरल भाषा में आज के टॉपिक का निष्कर्षण। एंटी नेटलिज्म जीवन से नफरत नहीं सिखा रहा है दोस्तों, बल्कि अंधी परंपरा पर सवाल करना सिखा रहा है। जैसे अगर हम लोग कम होंगे तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। आपने जरूर देखा होगा कि आपके परिवार में भी कुछ ऐसे पहचान वाले रिश्तेदार होंगे जिनकी संपत्तियां तो बहुत ज्यादा है, घर बहुत बड़ा है, और उनके यहाँ रहने वाले लोग और उनके यहाँ जो संख्या है वो होती है कम। और कहीं ना कहीं आपको भी महसूस होता होगा कि काश हमारे भी घर में कम लोग होते, जिससे संपत्ति का बंटवारा भी कम लोगों में बंटता, तब शायद कुछ बेहतर जीवन भी हो सकता था। और इन सब वजह से बहुत से कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग अपनी प्रतिभाओं को दबा देते हैं और सामाजिक बंधन में बंद कर जो सब कर रहे हैं उनको भी वैसे करने के लिए प्रताड़ित किया जाता है मानसिक रूप से। शायद यही असली प्रगति है। आप खुद सोचिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शायद मेरे इस टॉपिक से सब कोई सहमत ना हो, पर यह विचार करने योग्य है। नमस्कार साथियों।